Welcome back. So we are studying the NCERT class 9 geography book, and this is the last chapter of class 9th NCERT. So let's have a read. The chapter name is population. Okay, so population is the best resource, right? Then we will start studying from here. देखो population size and the distribution. So India's population as on March 2011 stood at 1,210.6 million, which account for 17.5% of the world's population. These 1.2 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर. तो हमारा जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन जो है 1,210.6 मिलियन पॉपुलेशन, which accounts for 2.4% of the world's area. ओके, सो हम एरिया के बेसिस पे है ओनली 2.4, बट पॉपुलेशन के बेसिस पे हम होल्ड करते हैं 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, राइट. Then the 2011 census data revealed that Uttar Pradesh, with a population size of 199 million, is the most populous state of India. Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country's population. On the other hand, Uttar Pradesh कितने परसेंट constitute करता है? 16%. On the other hand, the Himalayan state of Sikkim has a population just 0.6 million. And Lakshadweep has a population of 64,429 people. तो सिक्किम इज़ द लोएस्ट, हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन. एंड जो है यूटी की बात करें तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट फाइव स्टेट्स. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान. तो 6 हो गया. ओके, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. 5 हो गया. 5 स्टेट्स कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. तो उसके बाद फुल स्टॉप है, सॉरी. देन राजस्थान, द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, हैज ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? अच्छा, तो सेंसस के बारे में हम जान लेंगे एक बार कि सेंसस इज एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली. In India, the first census was held in the year 1872. The first complete census, however, was taken in the year 1881. ठीक है, सेंसस हुआ था 1872 में, बट उस टाइम पूरा इंडिया में नहीं हुआ था. बट पूरा इंडिया में जब हुआ था तब हुआ था 1881 में. Since then, census have been held regularly every 10th year. The Indian census is the most comprehensive source of demographic, social, and economic data. Have you ever seen a census report? Check it in your library if you can find. ओके, बाय द वे आपको PDF पे मिल जाता है. तो चलिए अब देखो यहाँ पर दिया गया है इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड्स एरिया एंड पॉपुलेशन. ठीक है, तो एरिया वाइज हम ओनली 2.4% हमारे पास है और पॉपुलेशन का 17.5% हमारे पास है. इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, तो डेफिनेटली कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारा डेंसिटी ज़्यादा ही होंगे. पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया. नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया. इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Only Bangladesh and Japan have higher average population densities than India. Find out the population densities of Bangladesh and Japan. The population density of India in the year 2011 was 382 persons per square kilometer. Densities vary from 1,102 persons per square kilometer in Bihar to only 17% per square kilometer in Arunachal Pradesh. तो पॉपुलेशन सबसे कम था सिक्किम में, बट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि एरिया ज़्यादा है यहाँ पर. और ए स्टडी ऑफ द फिगर 6.3 शोज द पैटर्न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज एट द स्टेट लेवल. तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से ग्राफिक्स के थ्रू दिखाया गया है कि किसका रैंक पहले है. तो पहले है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन आंध्र प्रदेश. तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो याद रखने में आसानी होती है. तो आप इस जो है इसको आई थिंक डोनट डायग्राम बोलते हैं, तो इसको यूज करके आप जो है इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में काफ़ी टाइम यूजीसी नेट अरेंज करने को बोलता है, तो उस क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पहला है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन आंध्र प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, केरला, झारखंड, असम, पंजाब, देन छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड अदर स्टेट्स. ठीक है, तो आप 5-6 याद रख लेना.
1 to 5। उत्तर प्रदेश पहला है, महाराष्ट्र सेकंड है, बिहार थर्ड है, वेस्ट बंगाल फोर्थ है, आंध्र प्रदेश फिफ्थ है, देन मध्य प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन राजस्थान। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या है, ये मैप दिखाया गया है। अच्छा, तो पॉपुलेशन का जो पर्सन स्क्वायर किमी यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 के डाटा के बेस पर तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014 and state of Jammu Kashmir was bifurcated into 2 union territories, namely Jammu and Kashmir and Ladakh on 5/8/19, and now we have 28 states and 9 UTs. Note the states with population densities below 250 persons per square किमी। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट का 250 से कम का पॉपुलेशन डेंसिटी है। रागेड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन इन दिस एरिया। Which states have density below 250 persons per square किमी? तो असम and most of the peninsula states have moderate population densities. Hilly, dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population densities in these areas. The northern plains and Kerala in the south have high to very high population densities because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall. Identify the 3 states of the northern plains with high population densities. Population growth and processes of population change. Population is a dynamic phenomenon. The numbers, distribution and composition of the population are constantly changing. This is the influence of the interaction of the three processes, namely birth, deaths and migration. Population growth. Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country or territory during a specific period of time, say during the last 10 years. Such a change can be expressed in 2 ways, in terms of absolute numbers and in terms of percentage change per year. The absolute numbers added each year or decade is the magnitude of increase. It is obtained by simply subtracting the earlier population from the later population. It is referred to as the absolute increase. The rate of the pace of population increase is the other important aspect. It is studied in percent per annum. A rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% per every 100 persons in the base population. Okay, this is referred to as the annual growth rate. India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in 2011. यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था। तो 2011 में रिलेटिवली तो कम था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम था, क्योंकि देखो 2.2 हाइस्ट था कब, 2.22 1981 में हाइस्ट था। उसके बाद 1981 के बाद ये फॉल होना स्टार्ट हुआ, हमारा पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ रेट जो है फॉल करना स्टार्ट किया है। तो 1981 जो ये ईयर है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, उसके बाद फॉल कर गया है। देन टेबल 6.1 एंड फिगर्स 6.4 19 दी एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेडली इंक्रीजिंग। हाँ, वो दिखा रहा है कि फ्रॉम 1951 to 1981 द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टेडली इंक्रीजिंग, व्हिच एक्सप्लेन्स द रैपिड इंक्रीज in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981। ठीक, तो 361 मिलियन से 683 मिलियन हो गया था 1981 में। And since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. During this period, birth rates declined rapidly. Still, 182 million people are added to the total population in the 1990s alone, an annual addition larger than ever before. It is essential to realize that India has a very large population. When a low annual rate is applied to a very large population, it yields a large absolute increase. When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. India's annual increase in population is large enough to neutralize efforts to conserve the resource endowment and environment. The declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control. Despite that, the total additions to the population base continue to grow, and India may overtake China in 2045. Already कर दिया है bro, to become the most populous country in the world. Then process of population change or growth. There are 3 main processes of change of population, that is birth rates, death rates and migration. The natural increase of population is the difference between the birth rates and death rates. Okay, birth rate is the number of live births. यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि लाइव बर्थ्स, ठीक है, मतलब अगर कोई जो चाइल्ड
होती है ना कि कभी टाइम स्टिल बर्थ होती है, उसे स्टिल बर्थ बोलते हैं हम, कि एक बच्चा पैदा हुआ बट उनमें लाइफ नहीं है, डेड, ऑलरेडी डेड, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे बर्थ रेट में। 1000 इन अ ईयर, इट इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर दैन डेथ रेट्स। अब डेथ रेट क्या है? डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इन अ ईयर। द मेन कॉज ऑफ द rate of growth of the Indian population has been the rapid decline in death rates. Till 1980, high birth rates and declining death rates led to a large difference between birth rates and death rates, resulting in higher rates of population growth. Since 1981, birth rates have also started declining gradually, resulting in a gradual decline in the rate of population growth. What are the reasons for this trend? The third component of population growth is migration. Migration is the movement of people across regions and territories. Migration can be internal within the country or international between the countries. Internal migration does not change the size of the population but influences the distribution of population within the nation. Migration plays a very significant role in changing the composition and distribution of population. In India, most migrations have been from rural to urban areas because of the push factor in rural areas. These are adverse conditions of poverty and unemployment in the rural areas and the pull of the city in terms of increased employment opportunities and better living conditions. Migration is an important determinant of population change. It changes not only the population size but also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition. In India, the rural-urban migration has resulted in a steady increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011. There has been a significant increase in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade, that is 2001 to 2011. Adolescent population. The most significant feature of the Indian population is the size of its adolescent population. It constitutes 1/5 of the total population of India. Adolescents are generally grouped in the age group of 10 to 19 years. They are the most important resource for the future. Nutrition requirements of adolescents are higher than those of a normal child or adult. Poor nutrition can lead to deficiency and stunted growth. But in India, the diet available to adolescents is inadequate in all nutrients. A large number of adolescent girls suffer from anemia. Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. The adolescent girls have to be sensitized to the problems they confront. Awareness among them can be improved through the spread of literacy and education. Now, national population policy. So, recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. तो ये फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में, और ये आपका आएगा कौन सी 5th ईयर प्लान में पड़ेगा? ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पड़ जाएगा, क्योंकि 1951 में ही स्टार्ट हुआ था, है ना। देन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज साउट टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस. The National Population Policy 2000 is a culmination of years of planned efforts. So 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है ख़त्म हो जाता है. The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30% to 30 per 1000 live births, achieving universal immunization of children against all vacancies, preventable diseases, promoting delayed marriage for girls and making family welfare a people-centered program. तो ये सारे जो प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क था NPP नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, जो कि 2000 में फ्रेम किया गया था, कि imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live births, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable diseases, promoting delayed marriage for girls and making family welfare a people centered program. तो यही से हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है, और इसी के साथ हमारा NCERT क्लास 9 का टेक्स्ट बुक भी ख़त्म हो जाता है. आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा. देखो, चीज़ें समझने के लिए, याद रखने के लिए और भी अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि यार एक्चुअल में क्या दिया गया है यहाँ पर. थोड़ी बहुत मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है. और जो सोच रहा है कि बुक खरीदे या ना खरीदे, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यार नीचे क्लास के मत खरीदो. आप ये 10, 11, 12 ये सारे बुक खरीद सकते हो, क्योंकि ये काम का होगा. आप किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहा हो और आपका जियोग्राफी उस सिलेबस में होगा, तो 11, 10, 12 ये सारे बुक 3 क्लास का बुक आपका काम में आएगा, ठीक है.
अगर स्पेसिफिकली उस सब्जेक्ट के साथ आपका कुछ फैमिलियरिटी है तो बाकी जो 6, 7, 8 ये सारे बुक पढ़ने की ज़रूरत उतना है नहीं, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे जाकर हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और उसके साथ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का भी बुक जो है पढ़ेंगे, मतलब टोटल सोशल साइंस के अंदर जो भी बुक्स एनसीईआरटी ने देकर रखा है वो सारे बुक्स हम पढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और उतनी देर तक अगर आपके पास आप पीडीएफ में कंफर्टेबल है तो पीडीएफ पढ़ सकते हो, और या फिर इस वीडियो के थ्रू आप सुन के भी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। इस वीडियोज़ को आप अगर ऑडियो बुक की तरह आप कंसीडर कर पाओ तो आई होप आपका हेल्प हो सकता है। तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका मदद हो रहा है या फिर सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो एक बार पढ़ लिया पीडीएफ को और वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया और इसे मैं यूट्यूब में अपलोड कर भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।